नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है। अगर ये निकिल कैडमियम एक सेकेंडरी बैटरी की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो रिवर्स होती है और उसके बाद में आप इसको बार बार चार्ज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब ये जो निकिल कैडमियम सेल होता है इसकी लाइफ लेड ऑक्साइड के मुकाबले ज़्यादा होती है, बट इसको मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। यहाँ इस टॉपिक में इस निकिल कैडमियम की जो वर्किंग है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आप जानते हो हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा होगी। जैसे यहाँ पर जो कैडमियम है वो आपका एनोड की तरह काम करेगा और निकल हाइड्रोक्साइड विल बिहेव एज कैथोड। यहाँ पर जो कैडमियम है उस कैडमियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन से मतलब ये है कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया। जैसे कैडमियम है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ठीक है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2। इट मीन्स इट हैज़ लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का प्रोसेस होगा आपका ऑक्सीडेशन। और इधर जो निकल हाइड्रोक्साइड है ये काम करता है एज ए कैथोड और जब ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका रिडक्शन होगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है। और जैसे ही इधर अगर हम देखते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक है। तो +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, इसका मतलब ये है कि अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक है। +3 का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रखा है और +2 का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रखा है। तो जब ये +3 से +2 में जाएगा इट मीन्स इट हैज़ रिसीव्ड और गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पर ये था आपका निकिल कैडमियम सेल और ये इधर इसका डायग्राम गिवन है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूल सेल। तो देखिए फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल वो सेल है जिसके अंदर से बाहर से फ्यूल डाला जाएगा और फ्यूल डालने के बाद में वो प्रॉपरली काम करते हैं और उसके बाद में जो एनर्जी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब जितने भी हमारे पास थर्मल प्लांट्स हैं उन थर्मल प्लांट्स के अंदर आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जिस टाइम पर ये थर्मल प्लांट्स काम करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो क्रिएट होगा। इन प्लांट्स के अंदर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, गैस और ऑयल ये डाला जाता है, ठीक है। ये कंबस्ट होंगे और जैसे ये कंबस्ट होंगे तो उसके बाद में पानी को कन्वर्ट किया जाएगा हाई प्रेशर स्टीम में, ठीक है। और ये हाई प्रेशर स्टीम बाद में यूज़ करी जाती है टरबाइंस को चलाने के लिए, ठीक है। और इन टरबाइंस को यूज़ करते हुए हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। वी नो दैट ए गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ हाईली एफिशिएंट, ठीक है। It is now possible to make such cells in which reactants are fed continuously to the electrodes and products are removed continuously from the electrolyte compartment। तो इन सेल्स में होता ये है कि हम बाहर से फ्यूल देते जाएंगे कैथोड और एनोड के ऊपर डायरेक्ट और उसके बाद में आपकी जो केमिकल एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन के दौरान जो H2O है उसकी प्रोडक्शन होती है। अब
इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को यूज़ किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, और इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर ये जो H2O प्रोड्यूस हुआ था उसको एस्ट्रोनॉट्स ने अपने पीने के लिए यूज़ किया था। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूजेस द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। H2O2 को हम रिएक्ट करवाएंगे और उसके बाद में आपका जो वाटर है वो प्रोड्यूस होगा, वो आगे हम रिएक्शंस में देखेंगे। और आगे ये आपका जो मैंने अभी बताया वो दिखाया गया है। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस सेल में होता ये है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड के थ्रू पास होगा, और पास होने के बाद में वो मिक्स होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। और इन सेल्स के अंदर हम कुछ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे प्लेटिनम है और पैलेडियम है। इनको यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट आप जानते हो, द सब्सटेंस और रिएजेंट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे मतलब ये है कि अगर हम किसी कैटलिस्ट को रिएक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सपोज अगर वो रिएक्शन बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 10 मिनट में होने वाली थी, तो कैटलिस्ट को पुट करने के बाद में हो सकता है कि वो कुछ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाए। ओके। और यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो दे रखी है। जैसे एक तरफ तो आपका O2 होगा और दूसरी तरफ रहेगा आपका H2। ओके। तो O2 + 2H2O के साथ में रिएक्शन करेगा और 4 हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और H2 रिएक्शन के दौरान अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ आपकी ऑक्सीडेशन हुई और दूसरी तरफ आपकी रिडक्शन हुई, और इस तरीके से आपका ये जो सेल है वो काम करेगा। और यहाँ पर ये दिखा रखी है इसकी ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन को निकालने का मेथड ये है कि जो आपके सब्सटेंसेस हैं उनको आप कैंसिल आउट करोगे। जैसे ही इसको 2H2O, ये 2H2O को कैंसिल आउट करेगा, सिर्फ 2 H2O बचेंगे। 4OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा, तो ये आपका 2H2 + 2O2 बच गया। ठीक है। H2O कैंसिल आउट हो चुका है, ये कैंसिल आउट हो चुका है, और ये वाला कैंसिल आउट हो चुका है। अब इधर ये आपके सिर्फ 2H2O के मॉलिक्यूल्स बचेंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी आप कैंसिल आउट कर दोगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज़ योर ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है। और ये जो फ्यूल सेल्स हैं ये तब तक चलते रहेंगे जब तक आप इनको फ्यूल्स मीन्स रिएक्टेंट्स प्रोवाइड करते रहोगे, और इनकी एफिशिएंसी होती है लगभग 70% के बराबर। ओके। तो ये हैं हमारे पास फ्यूल सेल्स, और थर्मल प्लांट्स की जो एफिशिएंसी है वो होगी लगभग 40% के बराबर। ओके। अब उसके बाद में है हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक, कोरोसन। देखिए कोरोसन क्या होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कोरोसन क्या होता है। देखिए कोरोसन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर जो भी मेटल होती है, चाहे वो आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रोंज है, एटसेट्रा, ये मेटल्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने पर धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोसन। अब ये जो कोरोजन प्रोसेस होती है ये तब होगी जब आपका मेटल कुछ ऑक्साइड्स और इसके अलावा जो सोल्ट हैं उनके कांटेक्ट में आए। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं। कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ऑक्साइड्स और अदर सोल्ट्स ऑफ द मेटल, द रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन्स। ठीक है। वैसे इसका एक डेफिनेशन और भी है कि द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ ए मेटल वेन एवर द मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्साइड, सल्फेट्स एट्सेट्रा। ठीक है। अब इस कोरोजन प्रोसेस के अंदर सेम जो आपकी
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर प्रोसेसेस होती हैं वो प्रोसेस होंगी, ठीक है। इन कोरोजन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर आपका जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जंग लगना, उसका एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से एक लोहे को जंग लगेगी। और जंग का आपका जो फॉर्मूला है वो होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। दिस इज़ योर रस्ट। ये आप देखते हो कि जो लोहा है अगर उसके ऊपर पेंट ना किया जाए और इसके अलावा अगर कुछ दूसरे हम मेथड्स नहीं यूज़ करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपका जो आयरन है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। ओके, तो इसमें ऐसा होता क्यों है? यहाँ पर जो आयरन है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा H2O के साथ में जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसके बाद में कुछ रिएक्शंस होंगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू होती हैं, और आपका जो आयरन है दैट विल डिग्रेड। तो यहाँ पर जो आयरन है वो काम करेगा एज ए एनोड। ये आप जानते हो कि जब कोई भी सब्सटेंस एनोड की तरह काम करता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। लोहे को आप जानते हो वो Fe होता है, ठीक है। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और लूज़ करने के बाद में ये कन्वर्ट होता है फेरस आयन के अंदर। एक होता है फेरिक आयन और दूसरा होता है फेरस आयन। फेरिक आयन होगा जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, और फेरस आयन ये तब होता है जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। आप जानते हो कि आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है देन इट इज़ फेरस आयन, एंड वेन एवर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3 देन इट इज़ फेरिक आयन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज होंगे। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटॉन्स के साथ में रिएक्शन करने के बाद H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट anodic spot move through the metal and go to the another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of H positive, which is believed to be available from H2CO3 formed due to dissolution of carbon dioxide from air into water. Hydrogen ion in water may also be available due to dissolution of other acidic oxides from the atmosphere. This spot behaves as cathode with the reaction. तो यहाँ पर ये एनोड वाली रिएक्शन है, ठीक है, और ये रहेगी आपकी कैथोड की रिएक्शन, ठीक है, ये वाली, और ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। दिस इज़ योर ओवरऑल रिएक्शन। तो कैथोड के ऊपर ये जो O2 है, O2 आप जानते हो इन्वायरमेंट में रहेगा, इसके साथ में ये जो प्रोटॉन्स हैं, और ये प्रोटॉन आपको मिलेंगे H2CO3 से, ठीक है। H2O जब CO2 के साथ में कंबाइन करता है, जैसे ये आपका H2O है और ये CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा, और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा H2CO3, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। और जब ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने के बाद में यहाँ पर प्रोटॉन्स बनेंगे, ठीक है, और ये प्रोटॉन्स आपके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, और जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है 2H2O की। ओवरऑल रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया कि एनोड और कैथोड की दोनों रिएक्शंस को एक साथ लिखेंगे, और जो कुछ भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, और लास्ट में जो आपके पास बचेगा दैट इज़ योर ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को जैसे आप करोगे तो लास्ट में आपको मिलेगा Fe2O3, ठीक है। ये आप सोल्व करके देखना है यहाँ से, या फिर नोट्स में आपको मिलेगा। ये आपको याद रखना है कि Fe2O3 प्लस डॉट XH2O is the formula of rust, ओके। अब उसके बाद में है कि किस तरीके से हम किसी भी लोहे को जंग लगाने से बचा सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, जैसे एक तो उसको पेंट किया जाए, दूसरा होता है सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड के अंदर हम ये करते हैं कि जो भी मेटल है उस मेटल की सरफेस के ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हम चढ़ाएंगे, जैसे लोहे आयरन के ऊपर हम जिंक चढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। या फिर आप आयरन के ऊपर ग्रीस या फिर जो ऑयल है वो यूज़ करो। जैसे ही ऑयल या ग्रीस यूज़ करते हैं तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह
वो या फिर H2O के मोलिक्यूल्स उस सरफेस के साथ में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और जब ये कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो इसका मतलब किसी टाइप की जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जैसे बिस्फिनोल एट्सेट्रा। ओके, तो ये था हमारे पास कोरोसन। और इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर है अब ख़त्म होता है। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। थैंक यू।